हाय एवरीवन, दिस इज़ आरती मिश्रा। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे आप अच्छी यूपीएससी सीएससी कोचिंग्स को ज्वाइन करके वहाँ अच्छी जॉब कर सकते हैं। आपकी सैलरी कितनी होगी, किस पोजीशन पे कितनी सैलरी मिलती है, और अगर आप कोई भी एडटेक ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप ये समझ पाएँ कि एडटेक कंपनीज़ में क्या होता है, कैसे सैलरीज़ और कैसे रोल्स मिलते हैं। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो, ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हो, कोई काम आपको आता है, या मैनेजमेंट में अगर आप जाते हो, कंटेंट डेवलपमेंट में आप करते हो, या एमसीक्यूज़ बनाते हो, आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना लेते हो, आपको बहुत अच्छा आइडिया है टेस्ट पेपर्स को देखने का, सॉल्व करने का, तो आप कैसे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे सैलरी का नेगोशिएशन करना है, कौन-सी कोचिंग्स आपको सबसे ज़्यादा पे करती हैं, कौन-सी कोचिंग्स कम पे करती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप अपना करियर यूपीएससी, सीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में देख रहे हैं, तो ये कैसा करियर ऑप्शन रहेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूँ कि मैं पिछले 8 इयर्स से यूपीएससी, सीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर यूपीएससी, सीएससी सिंस लास्ट 8 इयर्स एंड मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी, वो हुई थी अनअकैडमी से। मैंने अनअकैडमी में 6 इयर्स तक पढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने स्टडी आईक्यू में पढ़ाया। स्टडी आईक्यू का वर्टिकल अड्डा 24/7 जो यूपीएससी, आईएएस के लिए था, उसमें मैंने पढ़ाया, और उसके बाद फिर आई वर्कड विद सारथी आईएएस एंड देन आपका जो है कुछ ऑफलाइन सेंटर्स में आई स्टार्टेड वर्किंग। करेंटली आई एम डूइंग सूनिया आईएएस ऑफलाइन। तो सूनिया आईएएस एडटेक नहीं है, एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। हालाँकि आपको कौन सी कोचिंग जॉइन करनी चाहिए, क्या कोर्स है, ये इसका मुद्दा नहीं है आज के वीडियो का। आज का ये मुद्दा है कि मैं आपको दोनों ही वर्टिकल समझाऊँ। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, यूट्यूब पे पढ़ाते हो या किसी एडटेक में पढ़ाते हो, तो आपकी क्या सैलरी होगी, तो आप कितना उसमें आगे बढ़ पाओगे, क्या-क्या कर पाओगे, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ाते हो, तो उसमें क्या हो पाएगा, उसके क्या क्राइटेरियाज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन की एडटेक कंपनीज़ की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे आधे करियर की जो जर्नी है, हाफ ऑफ इट वो पूरा एडटेक में ही रही है। मैंने ज़्यादा टाइम जो है एडटेक में काम किया, और देखो 6-7 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस डिफरेंट एडटेक के साथ जो रहा है, वो मुझे लगता है काफ़ी है आपको ये समझाने के लिए कि ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, इसमें आपको कैसे जॉब क्रैक करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हो, तो वो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच यू कैन अचीव हियर, बिकॉज़ यहाँ इस इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेइंग सैलरी एक फैकल्टी की होती है, एक टीचर की होती है, जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है? अब आप जो भी पढ़ा सकते हो, वो आपका अपना बहुत स्पेशल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और आपके सब्जेक्ट पे कमांड बढ़िया होनी चाहिए, तो आप एडटेक में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे। आपके अंदर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप स्टूडेंट्स से कितने अच्छे से इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें कितने ईज़िली टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, उनका टाइम कितना बचाते हैं, इस बात पे आपको एडटेक सक्सेस देता है। तो एडटेक का क्या भई मतलब है, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से मिला दिया, उसको ऑनलाइन ले आए, डिजिटल ले लिए, तो ये एक डिजिटल रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है? अब इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि बायजूस, अनअकैडमी और बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, नाम आपने सुना होगा, टेक्स्ट बुक है, टॉपर्स है, व्हाइट हेड जेआर है, यू नो सिंपल, बहुत सारे हैं, मतलब सिंपली सो मेनी नेम्स आर देयर। बट अंडरस्टैंड द पॉइंट कि यू विल नॉट हैव अ स्टेबल करियर इन एडटेक, ठीक है? आपको कुछ नहीं पता कि अभी इस मार्केट का क्या होने वाला है। बिकॉज़ जब हमारा कोविड आया था, तो कोविड के सिचुएशन में आई रिमेंबर इन 2020 टू 2021, ये जो 2 साल रहे, 2020 से 21 के बीच का जो टाइम पीरियड, लगभग 5-6 महीना ऊपर-नीचे और मान लो, इस समय तो एडटेक ने बहुत बूम किया, क्योंकि उस समय सभी ऑनलाइन सर्विसेज़ इंडिया में बूम कर रही थी और सभी अपने पीक पे थी। इस समय एडटेक कंपनीज़ ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू को अर्न किया, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और जो लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, वो टीचर्स भी ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाने लग गए। तो सभी लोगों ने इन्हीं कंपनीज़ को जॉइन किया, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई वाज़ वर्किंग विद एन अकेडमी एट दैट टाइम। तो सभी लोगों ने उस पीक को एन्जॉय किया, उसको देखा, क्योंकि देखो जब कोई मार्केट पीक पे जाती है, आप उस मार्केट में काम कर रहे हो, और वहाँ पे अगर सबकी सैलरीज़ बढ़ेंगी, तो ऑटोमैटिकली आपकी भी बढ़ेंगी। लेकिन जो मार्केट ही डाउन जा रही है, जिसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, या अभी कुछ नियरली बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है,
तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि जब पीडब्ल्यू आया, तो सबको लगा कि भाई पीडब्ल्यू बहुत बढ़िया एक बड़े लेवल पे कुछ बूम लेकर के आएगा। स्टूडेंट्स के यहाँ पे पर्सपेक्टिव से हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ। देखो स्टूडेंट्स के लिए वो एक बूम है, वो एक पीक लेकर के आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है या स्टडी आईक्यू क्या कंटेंट आपको दे रहा है। वो आप अगर एक कंटेंट कंज़्यूम करने वाले हो, तब तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है? क्योंकि उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको फिर हर एक कोचिंग में कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ टीचर्स, कुछ ये वो मिल जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भई आप कहाँ पैसा कमा सकते हो, ठीक है? कहाँ से आपको एक स्टेबल जॉब मिलेगी, कहाँ से आपको रेवेन्यू मिलेगा, कहाँ से आपको एक स्टेबल फ्यूचर मिलेगा। तो स्टेबल फ्यूचर एडटेक में नहीं है, ठीक है? मैं पिछले 8 से 9 साल होने को आ रहे हैं मेरे। आपको मैं बता दूँ कि और पिछले 6 साल जो है लास्ट इससे पहले जो शुरू के 6 साल थे वो मेरे एडटेक में ही रहे थे। मैंने 2021 में एडटेक को क्विट कर दिया था एंड 21 के बाद फिर 22 से मैंने कंप्लीटली ऑफलाइन पे ही ध्यान दिया, ठीक है? या हाइब्रिड मोड पे रखा जिसमें ऑफलाइन, ऑनलाइन कुछ कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जो एडटेक नहीं होते हैं, पर उनका एक हाइब्रिड मॉडल चलता है। तो उसके साथ आई गॉट एसोसिएटेड बिकॉज़ मुझे इनिशियली समझ में आ रहा था कि ऑनलाइन बहुत अच्छा जा रहा है। क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड, मैं आपको बताऊँ मेरी जो स्टार्टिंग हुई है वो 2017 में हुई है, 2017 में। जब इंडिया में नया-नया डिजिटाइज़ेशन आया था। ऑनलाइन पहले इतना सस्ता नहीं था सब कुछ। वाई-फाई नहीं था इतना सस्ता, इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था। लोगों के पास हर फ़ोन में, हर लैपटॉप में एक वो जो अवेलेबिलिटी होती है इंटरनेट की वो नहीं थी, अब वो अवेलेबल हो गया। तो 2017 से धीरे-धीरे ऑनलाइन की इंडस्ट्री हर चीज़ में बूम कर रही थी, ना सिर्फ़ एजुकेशन में पर हर एक फ़ील्ड में। तो उसमें भई हम एजुकेशन वाले हैं, तो हम तो एजुकेशन को पकड़ेंगे। हमने एजुकेशन को पकड़ लिया। इससे पहले ऑनलाइन सिर्फ़ लोग शॉपिंग करना या फ़ेसबुक पे बात करना, ऑनलाइन किसी से चैटिंग करना, इतना ही समझते थे, ठीक है? ऑनलाइन कोई पैसे कमा सकता है, पढ़ा सकता है, काम भी कर सकता है, ये चीज़ लोग नहीं समझते थे। वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट था, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा था। 3 साल तो मुझे अपने घरवालों को समझाने में ही लग गए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसको पढ़ा रही हूँ? बोलते, "कौन है ना? अकेले कमरे में तू पढ़ा किसे रही है?" उनको समझ नहीं आ रहा था। तो 2017 से 2020 तक तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन 2020 में जब कोविड पूरा आ चुका था, पीक पे हो चुका था और सब कुछ जब पूरा ही ऑनलाइन हो गया, जब स्कूल के बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ने लग गए, तब लोगों को समझ में आया कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं पिछले 3 साल से किस चीज़ में लगी हुई हूँ, हो क्या रहा था मेरे साथ। देन दे गॉट टू अंडरस्टैंड, ठीक है? क्योंकि उनको सबको लग रहा था मैं कोई स्कैम कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ से मेरे को सैलरी मिल रही है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं था। नाउ दे गॉट टू अंडरस्टैंड कि क्या है। तो सैलरी की जहाँ तक मैं बात करूँ कि फैकल्टीज़ की सैलरी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे टॉप पे होती है इसमें और आपको मैं बताऊँ कि कितनी सैलरी होती है। तो देखो जब ये इंडस्ट्री बूम पे थी, तो फैकल्टीज़ की नॉर्मली सैलरी जो है नॉर्मल फैकल्टीज़ मतलब कि जो बहुत ज़्यादा जो है अर्न नहीं कर रहे हैं या बहुत पुराने नहीं हैं, तो वो भी 50-60 हज़ार रुपए महीने के कमा लेते थे, आराम से टीचर्स कमा लेते थे। लेकिन जो थोड़े अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे थे, जिनका स्टेबल था सब कुछ, वो मोर देन 5 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रहे थे। कुछ ऐसे टीचर्स थे जो थोड़े सीनियर लेवल के हो जाते हैं, जैसे ठीक है, जिनको थोड़ा टाइम हो गया था पढ़ाते हुए, एक्सपीरियंस अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी और उनके साथ स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा था, तो उनकी सैलरी मोर देन 10 लाख रुपीज़ पर मंथ हुआ करती थी। ठीक है, ये एडटेक की बात हो रही है। और यहाँ पर जब ये सैलरी और जब ये बूम दिखने लगा लोगों को, तो ऑफलाइन जो पढ़ा रहे थे टीचर्स, ठीक है, ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, उन्हें भी लगा कि भई हम तो पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। जो बंदा अभी 10 महीने पहले पढ़ाने आया है इंडस्ट्री में, अगर वो 10 लाख रुपए कमा सकता है महीने के और मैं तो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी 10 लाख रुपए क्यों ना कमाऊँ? तो वो जो टीचर्स ऑफलाइन वाले थे, वो भी आ गए और उन्होंने भी फिर जो है ऑनलाइन इंडस्ट्री जॉइन कर ली और 2-3 साल तो ये बहुत पीक पे रही, तो बहुत अच्छे से सभी ने अर्न किया। टीचर्स ने काफ़ी अच्छा अर्न किया इसमें और एक स्टेबल जॉब थी, सब कुछ सही चल रहा था और ओवरऑल ग्रोथ तो थी ही, तो सबको पता था कि सही चल रहा है। इसमें हो गई फैकल्टी की बात, मैंने आपको बताया जैसे कि फैकल्टीज़ की सैलरी लैक्स में थी। अब ये डिपेंड करता है कि अगर कोई फ्रेशर है, नया है, ठीक है, तो उसको 50,000 तक मिल रहे थे। ठीक है, किसी को 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसको 1 लाख रुपीज़ तक मिल रहे थे महीने के। किसी को 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको 5 लाख रुपीज़ तक मिल रहे थे। ठीक है? सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, मतलब उसकी एंगेजमेंट भी अच्छी है, स्टूडेंट्स उसके लेक्चर देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, काम हो रहा है। तो किसी को अगर 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसको 10 लाख तक की सैलरी ऑफर हो जाती थी।
ठीक है, अब नहीं हो रहा है ऐसा। अब क्या हो रहा है, अब ये काफी रिड्यूस हो चुका है। अब एक फ्रेशर को यहाँ पे 25,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं जिनकी काफी टाइम हो गया है, 3-4 साल से वो पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, उनको 1 लाख रुपीज तक की सैलरी पर मंथ मिल जाती है स्टेबली। 1 लाख रुपीज एक थ्रेशोल्ड है अभी इस मार्केट में। अभी की मैं मतलब जब ये वीडियो जा रहा है ना, इस टाइम की बात करूँ तो अभी लगभग 6 महीने पहले, 6 महीने बाद तक ऐसा ही रहेगा, ठीक है। कुछ बड़ा चेंज होगा तो लगभग मान के चलो 2 साल बाद चेंज हो सकता है, अभी नहीं। लाख रुपए की सैलरी पे मोस्ट ऑफ द टीचर्स काम कर रहे हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, जिन्हें थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, जो बहुत पॉपुलर हैं। 3 से 4 लाख मैक्सिमम है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा कोई भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं अनटिल अनलेस वो खुद सीईओ हैं या कंपनी के मालिक है या कंपनी के पार्टनरशिप में है, ठीक है। तो ऐसा है कि जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, मैं कोई नाम नहीं लूंगी, बट उसमें आप देखते हो 2 बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। उन्हीं 2 बड़े प्लेयर्स का नाम दिख रहा है आपको, तो वो दोनों पार्टनर्स हैं, तो वो दोनों ही उसको शेयर कर रहे हैं। तो वो एक कंपनी का रेवेन्यू और सारी चीजें हैं, ये मैक्सिमम पहुंच चुका है अभी। 5 लाख रुपीज एक सीईओ, एक ओनर कंपनी का है या कोई पार्टनर है, किसी का कंपनी में स्टेक है, तो वो यहाँ तक अर्न कर पाता है। लेकिन ऐसे लोग इंडिया में बहुत कम हैं। ऐसे लोग इंडिया में कितने हैं, आप समझो कितनी कोचिंग है, हर एक कोचिंग में कितने टीचर चाहिए होते हैं, इस तरीके से समझो। अगर आप फैकल्टी के लिए कर रहे हो तो, अगर आप, क्योंकि ज्यादातर लोग फैकल्टी में ही जाते हैं, टीचिंग में ही जाते हैं, क्योंकि बाकी सबकी सैलरी तो 50,000 रुपए है, ठीक है। अब अगर आप 50,000 रुपए में खुश रह सकते हो आजकल के इन्फ्लेशन में और एक अर्बन लाइफ में अगर आप आओगे, तो फिर आप परिवार तो नहीं चला पाओगे। अपना खुद का खर्चा चला लो, बस इतना ही हो सकता है, इसके ऊपर तो आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर वो बात है कि हाँ 50,000 रुपीज की सैलरी में खुश हो और 50,000 रुपीज की सैलरी तक की जॉब भी चाहते हो अभी भी, तो बहुत सारी अवेलेबल है, वो मैं आपको बताऊंगी 2 मिनट बाद। 2 मिनट्स के लिए आई विल फोकस मोर ऑन फैकल्टीज, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है। इसमें आपको कोई ना लिमिट नहीं है। इसमें आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी और महीने के 4-5 लाख रुपए की एक स्टेबल सैलरी पे आप पहुंच जाओगे। लेकिन ये स्टेबल सैलरी कितने लोगों की है, ये स्टेबल सैलरी हमारे इंडिया में मैक्सिमम 30 टीचर्स की होगी, 20 से 30 टीचर्स की। क्यों? क्योंकि हमारे पास टॉप जो कोचिंग इंडस्ट्रीज में जो टॉप मोस्ट हैं, अगर मैं एडटेक में भी बात कर लूं, तो 4 से 5 कंपनीज हैं एडटेक में और 5 हैं ऑफलाइन जो सबसे बड़ी हैं, ठीक है। नाम आपको भी पता है। अब मान लो कि पीडब्ल्यू है या कोई बहुत बड़ी ऑनलाइन कंपनी चल रही है, खान का ग्लोबल ग्रुप है, खान स्टडीज एंड ऑल, तो ये 4-5 कोचिंग सेंटर हैं। अब हर 5 कोचिंग सेंटर की अगर मैं बात करूँ, चलो ये 5 ऑनलाइन वाले को पकड़ लो आप, तो इसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। मोटे मोटे तो 5 ही सब्जेक्ट्स होते हैं ना जीएस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, एनवायरनमेंट, यही तो होते हैं। तो हर सब्जेक्ट के लिए आप 100 टीचर तो नहीं रखोगे। एक कंपनी है या एक कोचिंग है, तो अगर उसको 5 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं तो वो कितने टीचर रखेगी। मान लो कि एक सब्जेक्ट के लिए वो ज्यादा ज्यादा 4 टीचर रख लेगी, 4 से ज्यादा तो नहीं, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ कि अगर ज्योग्राफी के लिए आप टीचर रखोगे अपनी कंपनी में तो एक टीचर रखोगे या ज्यादा ज्यादा 2 रख लोगे। चलो इंडियन ज्योग्राफी के लिए 2 रख लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए 2 रख लिया। हिस्ट्री के जैसे 4 पार्ट्स हैं तो एक एक करके 4 टीचर्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि बाजीराव एंड रवि, और कुछ कोचिंग सेंटर्स में ऐसा होता है। तो अब जो कॉन्सेप्ट है, पहले बहुत अलग था। पहले क्या था कि एक ही सब्जेक्ट के 50 टीचर्स होते थे। एडटेक कंपनीज में ये वाला सिस्टम था, जब मैंने काम किया था एडटेक में, तो ये वही वाला सिस्टम था। ये आज से 4 साल पुरानी बात है, 4-5 साल पहले ये सिस्टम बंद हो चुका है। अब हर एक कंपनी, हर एक कोचिंग में एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर होता है, बैकअप के लिए 1-2 टीचर्स और होते हैं जो कुछ सबसेक्शंस पढ़ाते हैं। मैक्सिमम 4 टीचर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल एक सब्जेक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक कंपनी को मैक्सिमम 20 ही टीचर्स चाहिए जीएस के लिए, बस 20 टीचर्स चाहिए। और ये क्या 20 को टॉप सैलरी दे रहे होंगे? नहीं। अब जैसे 4 टीचर अगर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो इन 4 में से एक ऐसा टीचर होगा जिसके नाम पे कोर्स बिकता है, चलता है, जिसका मार्केट में बहुत नाम है, वैल्यू है, और उस एक टीचर की सैलरी होगी जो होगी 4-5 लाख रुपए। बाकी सबकी नहीं है। वो भी टॉप टीचर होगा जो पिछले 40 साल से पढ़ा रहा है, 30 साल से पढ़ा रहा है, वैसे टीचर होंगे। वो बहुत बड़ी फैकल्टी होंगी। अब मैं सबका नाम नहीं लेना चाहती, यहाँ पे आपको भी पता है, ठीक है। आप समझ जाते हो लोगों को, देख रहे हो कितने साल से, समझ रहे हो कि कितने सालों पुराने पुराने लोग हैं इंडस्ट्री में। तो वो हिस्ट्री का एक टीचर होगा बहुत बड़ा, पॉलिटी का एक टीचर होगा जो बहुत नामी होगा, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा टीचर है, ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा टीचर है, ठीक है। एक करंट अफेयर के बहुत बढ़िया फैकल्टी ले आए,
एक फैकल्टी आप सीसैट के लिए ले आए, बस खत्म कहानी। 5-6 ही तो लाओगे, तो 5-6 फैकल्टीज़ ही तो हैं जो मेन हैं, जिनको आप बहुत मोटी अच्छे पैकेज पे लेके आओगे, सबको थोड़ी ना लाओगे। ये मैं बात कर रही हूँ टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ में, जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं उनकी, बाकी सब तो कुछ भी नहीं दे रहे। बाकी सब टीचर्स को 50,000 रुपीज़ के अराउंड में रखते हैं और उसी में सारा काम करवाते हैं। ये स्टेबल हैं जो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 1 साल का, 3 साल का, ठीक है? 3 इयर्स, 5 इयर्स का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल एक स्टेबल टीचर को जिसका एक्सपीरियंस हो चुका है उसको मिल जाता है, और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आपको मिल रहा है, तो आप मान के चलो कि आपके साथ एक्सक्लूसिव 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक स्टेबल जॉब है आपकी। तो यहाँ पे इतने टीचर जो हैं, 30 टीचर्स ही तो हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट है, सबकी थोड़ी ना उतनी सैलरी है। तो जो घुमा-फिरा के बात इतनी है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? उस कंपनी के अंदर कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर्स उसके अंदर जो टॉप मोस्ट है, जिनके नाम पे वो कंपनी चलती है, वो सिर्फ़ 4 या 5 ही हैं, जिनकी फेस वैल्यू है, चाहे वो ऑफ़लाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन। और उन्हीं टीचर्स को ही एक अच्छा पैकेज मिलता है 3 से 4 लाख रुपए का। वो टीचर्स वहाँ पहुँचे हैं 20 साल की मेहनत के बाद। तो अगर 20 साल तक की मेहनत करने के लिए आप तैयार हो, 20 इयर्स का आपके अंदर पेशेंस है, आप चल सकते हो उस डेडिकेशन से, तो करो, कि अगर आपको ये अपना फ्यूचर दिख रहा है। ठीक है? लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं अभी जॉइन करूँ और अगले महीने मेरे को 4 लाख रुपए मिलने लग जाए, 5 लाख रुपए मिले, तो नहीं, आपको वो 20 साल लगेंगे। देखो, ये एक एवरेज टाइम है, हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, 10 साल में आपका हो जाए और आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाए कोचिंग इंडस्ट्री में, या आप किसी सीईओ के साथ में अच्छे कनेक्शन में आ जाओ और आप मिल कर के काम करने लग गए और साथ में आप दोनों ने कंपनी चलाई, रेवेन्यू शेयर किया, तो ये है। ठीक है? किसी भी बिज़नेस में आजकल लाख 2 लाख रुपए भी बचाना मुश्किल हो गया है, ठीक है? महीने के। और अगर उसमें आपके पास बहुत सारे स्टाफ हैं, लोग हैं, कंपनी है, तो सबकी सैलरी पे करना भी होता है। तो सबको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। हर कोई पहले क्या कर रहा था, लोग जॉब छोड़ के कोचिंग खोल रहे थे। लोग जॉब छोड़ कर के कोचिंग को जॉइन कर रहे थे। बहुत सारे ऑफिसर्स ने ऐसा किया। पर अब वो समझ रहे हैं कि इन रियलिटी इट्स नॉट दैट ईज़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोचिंग्स आ गए, बहुत ज़्यादा टीचर्स आ गए, लेकिन बच्चे पढ़ने वाले उतने ही हैं, राइट? तो अब जितना ज़्यादा, मतलब वो एक डिमांड एंड सप्लाई वाली होती है, तो टीचर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए बहुत लोग फैकल्टी के रूप में जॉइन कर रहे थे, अच्छे पैकेज पे जा रहे थे। बट अब इनकी डिमांड कम हो गई है। हर कोचिंग को अपने पास 4-5 स्टेबल टीचर चाहिए, 1 कंटेंट डेवलपर चाहिए, एक टेस्ट मेकिंग के लिए चाहिए, एक मेंटरशिप के लिए चाहिए और एक पूरा कोचिंग को हेड करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, बस। इतने ही लोग हैं जो यूपीएससी के वर्टिकल से चाहिए। बाकी तो एमबीए किए हुए एचआर हैं, एमबीए करके आए हुए हैं, या मान लो कि जनरल सा कुछ और भी कहीं और से भी वर्क एक्सपीरियंस है, तो फ्लोर मैनेजर है या कोई काम कर लिया, या छोटा-मोटा एडमिनिस्ट्रेशन सँभाल लिया ऑफ़िस का। तो उसके अंदर यूपीएससी वाले बंदे नहीं हैं, वो तो किसी और दूसरे फ़ील्ड के बंदे हैं। तो उसके बाद तो आप नहीं करोगे ना, क्योंकि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है, यूपीएससी की इंडस्ट्री में आप हो बहुत टाइम से, आप उसको जानते हो, तो फिर इस बारे में बात होगी, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट मुझे लगता है एक ही वीडियो में सारी बात आप समझ जाओ, आपको 10 वीडियो ना देखनी पड़े इसके बाद अपनी प्रॉब्लम, अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए। सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट योर टाइम इन वन प्लेस एट वन सिनेरियो, और आपको पता चले, ठीक है? ये है। अब यहाँ पे इस बात को समझिए कि अगर आपको ये एडटेक में देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, कंपनी का खुद नहीं पता कि आज बहुत बड़ी कंपनी नज़र आ रही है, बहुत बूम है, हर जगह उसके ऐड हैं, कल पता चलता है वो कंपनी बंद हो गई, कल पता चलता है कि सीईओ ही कंपनी को छोड़ के चला गया, है ना? कल पता चला कि आपको कि वो कंपनी में अब वैसा कुछ भी नहीं है, जैसा बताया जा रहा था। बच्चे क्या है, वो परेशान हो रहे हैं, स्टूडेंट्स वो तो फीस दे करके बैठे हैं, उनको लगता है कि अब क्या करें? ठीक है, तो ये परेशानी जो है यहाँ समझने वाली है कि इट्स ऑल अबाउट योर ओन फेस वैल्यू। अगर आप एक फेस वैल्यू नहीं बना पाते इस इंडस्ट्री में, अगर आपके पास वो एक एडवांटेज नहीं है स्टूडेंट्स को ग्रैब करने का, कि अगर आप कहीं खड़े हो जाओ तो आपके पास 100 स्टूडेंट आ जाते हैं बात करने के लिए, तो फिर आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे इस इंडस्ट्री में। दूसरा, स्टूडेंट बेस चेंज होता रहता है। आज से 8 साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आई रिमेंबर आई हैड अराउंड 3.5 लाख स्टूडेंट्स, साढ़े 3 लाख स्टूडेंट्स थे मेरे पास। लेकिन फिर 5 साल के बाद वो साढ़े 3 लाख बच्चे गायब हो गए और कुछ नए बच्चे आ गए। नाउ इफ आई डोंट गैदर दैट पर्टिकुलर न्यू क्राउड, तो फिर आई विल हैव 0 फॉलोअर्स।
एक टीचर की जर्नी में ये होता है, जैसे एक स्टूडेंट की जर्नी में अगर वो 1 साल एग्ज़ाम ना निकाल पाए, तो अगले साल उसे फिर प्रीलिम्स से शुरू करना पड़ता है, दोबारा न्यू। यही चीज़ एक टीचर की लाइफ़ में होती है, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट उनके साथ पहले साल में जुड़ा है, या तो 5 साल तक में वो एग्ज़ाम क्लियर कर चुका होगा, या वो किसी और फ़ील्ड में जा चुका होगा, या वो छोड़ चुका होगा। अब उसके लिए वो जो टीचर है, वो बहुत रिलेवेंट नहीं है। तो अब उस टीचर को अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, तो उसे नए बच्चे लाने पड़ेंगे। और नए बच्चों को 5-6 साल बाद फिर से अट्रैक्ट करने के लिए एक नया मास, एक नई फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी। पर जब तक 5-6 साल निकलेंगे, तब तक आपसे कम्पीट करने के लिए और नए टीचर्स आ चुके हैं। अब आपका कॉम्पिटिशन उनसे है, जिनमें न्यू एनर्जी है, जिनका फ्रेश कंटेंट है, जिनका सब कुछ न्यू है, जिनके पास ज़्यादा चीखने की शक्ति है, जो ज़्यादा चिल्ला सकते हैं, ज़्यादा खड़े हो सकते हैं, ज़्यादा जा सकते हैं, रोज़ ऑफ़िस जा सकते हैं, रोज़ ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिनके पास मेबी ज़्यादा फाइनेंशियल बैकअप हो, ज़्यादा प्लानिंग हो, फिर आप क्या करोगे? तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है और हर कोई कोचिंग अपनी खोल कर के नहीं चला सकता। ऐसा नहीं होता। देखो अभी तक हालाँकि मेरा खुद का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने कोचिंग खोली हो, चलाई हो, या बट आई हैव वर्क्ड विद अ वेरी क्लोज एसोसिएशन विद दोज़ हू हैव डन इट, जिन्होंने किया है, जो कर रहे हैं। तो आई कैन सी कि उनको एक अपने घर में बचा करके एक अच्छा अमाउंट ले जाने के लिए कितनी ज़हद लगती है, कितनी मेहनत लगती है। तो ये हो गई बात फैकल्टीज़ की। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो कि ऑफ़लाइन में जाना प्रेफ़र करेंगे एज़ अ फैकल्टी, तो यहाँ पे उनको क्या सैलरी ऑफ़र होगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ऑफ़लाइन कोचिंग की सैलरी 1.5 लाख से शुरू होती है, ठीक है? और ये जाती है 5 लाख रुपीज़ पर मंथ तक, ठीक है? किसी भी कोचिंग में जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बड़े नाम लिखे हैं, उसमें यही रेट है, अभी के टाइम पे इन द प्रेज़ेंट सिनेरियो, अभी जब ये वीडियो बन रहा है। तो लगभग 1 साल तक अभी यही सैलरी रहने वाली है। इससे कम पे वही लोग काम कर रहे हैं, जिनका खुद का कोई या तो टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर कोचिंग बहुत नई है, मार्केट में अभी उसकी बहुत वैल्यू नहीं है, या जैसे खुद का उनका खुद बहुत बड़ा अच्छा लेवल ऑफ एक क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो वरना एक वेल क्वालिफाइड टीचर आफ्टर जॉइनिंग अ गुड कोचिंग सेंटर लाइक दीज़, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, वो इतनी मिनिमम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है। इस हिसाब से आप नेगोशिएट कर सकते हो, वो आप देख लेना कि कैसे आप क्या करोगे। ये मिनिमम है और मैंने जैसे कि बताया कि अगर आप एक अच्छे स्टेबल बड़े लेवल पे टीचर हैं, तो 5 लाख्स, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है मतलब एक्स्पोनेंशियल हो, आपको लगता है कि भाई इंडिया में आपसे कॉम्पीट करने वाला कोई और पढ़ाने वाला है ही नहीं, आपके ज़ोन में। अगर आप मान लो ज्योग्राफी पढ़ाते हो, तो आप सबसे अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाते हो। आपसे कॉम्पीट करने के लिए शायद 2-4 टीचर ही और होंगे और वो अपने-अपने अलग-अलग स्टेट में हैं। आपके स्टेट में शायद आपके लेवल पे कोई नहीं है। तो आप फिर तो बहुत अच्छे से इससे ऊपर की डिमांड भी कर सकते हो, वरना ज़्यादा नेगोशिएट करोगे तो फिर वही है, एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमेशा फैकल्टी पे होती है, क्योंकि जो जितना मोटा हो जाता है ना चूहा, बड़ा हो जाता है, उसका पकड़ा जाना, उसे कैच करना उतना ही आसान होता है, क्योंकि वो फिर धीरे-धीरे चलता है। उसका शरीर इतना भारी हो चुका होता है ना कि वो उतनी तेज़ नहीं भाग सकता, पर एक छोटा चूहा, उसको पकड़ने में बहुत टाइम लगता है। जैसे अब कंटेंट डेवलपर हैं, मेंटर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले हैं, काउंसलर्स हैं, ठीक है, कॉलिंग मैनेजर हैं। ये क्या हैं? ये हैं छोटे चूहे। छोटे चूहे मतलब ये वो रैट्स हैं, जिनको आसानी से एक कोचिंग छोड़ते ही दूसरी कोचिंग में जॉब मिल जाएगी। एक कंटेंट डेवलपर है। अगर आज वो कंटेंट डेवलपर एक अच्छी कोचिंग में काम कर रहा है और कोचिंग से निकल के अगर उसको कोई बात हो जाए, ठीक है? या मान लो कोई मैनेजर है, उससे कोई बात हो जाए, जिससे लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो वो छोड़ेगा और दूसरी कोचिंग में भी कंटेंट डेवलपर जॉइन कर लेगा। ठीक है? क्योंकि कंटेंट डेवलपर हर एक कोचिंग को चाहिए ही होता है। वो लोग चेंज करते रहते हैं, नया कंटेंट, नया फ्रेश कंटेंट, नया डाटा, सबको चाहिए। तो वो आपका काम उसमें सही रहता है। ठीक है? तो इसमें क्या है ना, जितना आप ऊपर जाते हो ना किसी भी इंडस्ट्री में, आप उतना ही कमाते हो, पर आपकी जॉब उतनी रिस्क पे होती है। ऐसा ही कॉर्पोरेट में भी होता है। जो टॉप मोस्ट मैनेजर हैं, जो महीने के 5 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, सबसे पहले अगर कंपनी दिवालिया होगी या कंपनी को अगर मान लो रिसेशन आएगा, तो वो उसी टॉप मोस्ट मैनेजर को फायर करेगा। वो उसको नहीं फायर करेगा जो छोटा-मोटा स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसको नहीं फायर करेगा। क्योंकि कंपनी को पता है कि कौन ऐसा एम्प्लॉयी है, जो उसको निकाल दिया जाए तो आगे और 20 एम्प्लॉइज़ की सैलरी निकल जाएगी मेरे। तो ये समझो, यहाँ पे यही वाली गेम है। तो अगर कोई आप मान लो कि टेस्ट सीरीज़ बना लेते हो, ठीक है? अच्छे एमसीक्यू बना लेते हो, अच्छे क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकते हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 50,000 की आपकी सैलरी हो, और ये सैलरी ना सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है। अनटिल अनलेस कि कोई बिल्कुल ही पिटी जॉब है, ठीक है? बिल्कुल मतलब जैसे मान लो कि फ्लोर मैनेजर है, या
ऑफिस का जनरल स्टाफ है, कॉल बॉय की तरह है, उस तरीके से अगर चल रहा है तो वो एक अलग बात है, जैसे ऑफिस बॉयज़ वगैरह होते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए हिसाब से अगर आप देखोगे तो 50,000 से नीचे होगा, पर वो बहुत रेयर होगा, मतलब जिन कोचिंग्स का नाम यहाँ रखा हुआ है, लिखा हुआ है, उस कंडीशन में तो बहुत रेयर है। वरना 50,000 एक मिनिमम सैलरी है जो कोई एक्सपेक्ट कर सकता है। 50,000 से 1 लाख रुपीस मैक्सिमम है। 1 लाख से ऊपर बहुत कम कंटेंट डेवलपर हैं जिन्हें महीने का मिलता है, बहुत कम। अगर कोई कमा रहा है तो मुझे बताना ज़रूर कि कितना कमा रहे हो, मतलब आस-पास तो बता सकते हो। देखो, किसी को कभी भी एक चीज़ कही जाती है कि कभी किसी को ना अपनी सैलरी बतानी चाहिए और ना पूछनी चाहिए। मुझे याद है आज से बहुत टाइम पहले, आज से आई थिंक 6-7 इयर्स बैक मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सब कुछ ऐसे ही बताया था। उसमें मैंने अपनी सैलरी भी बता दी थी गलती से। एंड देन मुझे जब सजेशन आया और बताया गया कि नहीं, यू शुड नेवर टेल योर सैलरी टू एवरीवन, तो मेरे को वो वीडियो हटानी पड़ी और मैं नहीं चाहती कि मैं ये वीडियो भी हटाऊँ। तो भैया ना पूछना और ना मेरे को बताना डायरेक्टली, बट हाँ, एक एवरेज रेंज आप मुझे बता सकते हो कि अगर मेरी कोई बात गलत है तो, ठीक है? क्योंकि देखो, मुझे लगता है अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे हो और अलग-अलग कोचिंग में आपने काम किया है, तो आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? कितने हद तक मेरी बात सही है, कहाँ गलत है, ठीक है? क्या पैसे किसने कमाए हैं, किसको क्या मिल रहा है, सबको सब कुछ पता है। इंडस्ट्री का पार्ट अगर आप हो तो। पर अगर आप इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हो, इसमें बनना चाहते हो, इसमें आना चाहते हो, तो मेरा क्या सजेशन है आपको? मेरा सजेशन है आपको कि आप कोशिश करो कि इसे एक बैकअप प्लान की तरह देखो, ठीक है? मतलब पार्ट टाइम। जैसे कि आप ना कोई और चीज़ में स्टेबल होने की कोशिश करो, कोई एक चीज़ पकड़ो, चाहे आपको कॉर्पोरेट सेक्टर पकड़ना है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर ले लो। अच्छे से कोई एमबीए करा, आपने कॉर्पोरेट को जॉइन किया। आप कोई डिपार्टमेंट है जिसमें पढ़ाना ही चाहते हो, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ाना ही चाहते हो, तो आप उस सब्जेक्ट में थोड़ा-सा उस लेवल पे काम करो कि आप जो है नेट क्वालीफाई करो, प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लेवल पे काम करो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, यहाँ से ये सब ऑफ़र आपको अपने आप मिल जाएँगे कोचिंग इंडस्ट्री से और उसमें जाना आपको आसान हो जाएगा। अगर आप मेडिकल फ़ील्ड में जाते हो तो वो और भी अच्छा है, उसमें भी हज़ारों तरीके की चीज़ें, सिर्फ़ डॉक्टर ही नहीं होते हैं, उसमें डेंटिस्ट, नर्सेज़ और बहुत सारी चीज़ों की वैकेंसीज़ और डिमांड्स हैं इंडिया में, उसको थोड़ा समझो। आप अपना बैकग्राउंड समझो, ठीक है? लॉ कर सकते हो आप, साइकोलॉजी कर सकते हो आप, बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपको करना क्या है ना कि आपको ना एक पक्का करियर बनाना है, क्योंकि ये एक पक्की मार्केट नहीं है, ये उन लोगों के लिए पक्की है जिनकी बहुत अच्छी फ़ेस वैल्यू है, जिन्हें काफ़ी साल हो चुके हैं और जिन्हें अपने कंटेंट में, अपने लेवल पे बहुत एक महारत हासिल है। और वो जो लोग हैं, वो या तो कंपनी के खुद मालिक हैं, या उनके पास बहुत अच्छी फाइनेंशियल बैकिंग है, या वो खुद कोई और काम कर रहे हैं अच्छा। जैसे रियल एस्टेट में कुछ अच्छा कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनका कहीं और कुछ छोटा-मोटा कुछ और बुक्स का काम चलता है, या कोई और छोटा बिज़नेस है, एजुकेशन से रिलेटेड किसी और टाइप की कोचिंग भी है, कुछ और कोर्सेज़ भी हैं जो उनके चल रहे हैं, तो फिर वो इसमें भी हैं। सिर्फ़ इसी में हैं और सिर्फ़ पढ़ा रहे हैं, या सिर्फ़ कंटेंट डेवलपिंग कर रहे हैं, या सिर्फ़ मेंटरशिप करके घर चला रहे हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। और जो हैं, वो भी अब समझ रहे हैं कि इट्स नॉट वायबल टू हैव अ लाइफ सेट लाइक दिस। तो आपको अगर मान लो 50,000 की नौकरी में आप खुश हो, स्टेबल हो, फ़ाइन है, ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपए तक की आपकी एस्पिरेशन है, लाख डेढ़ लाख में आपके लिए काफ़ी हो जाता है अगर, तो फिर तो ठीक है। इसके आगे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है। इसके आगे जो है ना, क्रैक करना मुश्किल है। उन लोगों के लिए तो बहुत ही टफ़ है जो फैकल्टी नहीं बनना चाहते, जो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफ़िस स्टाफ में देख रहे हैं चीज़ों को। बट अगर आप फैकल्टी में भी जा रहे हो, तो एक लेवल के बाद उसके आगे की ग्रोथ को क्रैक करना बहुत टफ़ होगा आपके लिए। अनटिल अनलेस कि बहुत बड़े लेवल पे आपकी फेस वैल्यू बन जाए। पर वो फेस वैल्यू आपके कोचिंग सेंटर खुद ही नहीं बनने देती। एक लेवल पे जैसी आपकी फेस वैल्यू बनने लगती है, वैसे ही आपको कुछ ऐसे इम्प्लीकेशंस और रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए जाते हैं कि भई अब आप जो है ये चीज़ नहीं बोल सकते क्लास में, आप अपना कुछ पर्सनल प्रमोशन नहीं करोगे, आप अपना नाम भी नहीं लोगे, आप अपना ये भी नहीं बोलोगे, आप ऐसा नहीं करोगे, तो फिर आप वो कर नहीं पाओगे, ठीक है? तो या तो आप फिर अपने पर्सनल लेवल पे ग्रोथ को देखो, या फिर जब कोचिंग जॉइन करो तो फिर आपको कोचिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा, उनके ब्रांड को, उनके ही वैल्यू को समझना पड़ेगा और उसमें खुश रहना पड़ेगा। मतलब आपको अपने एक्सपेंसेस, अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ़ लिमिटेड करनी पड़ेगी कि आपको बहुत एक्स्ट्रा उस लेवल पे, बड़े लेवल पे ज़्यादा सोचना ही नहीं है।
खुश रहना है इतने में, ठीक है? देन ओनली यू वुड बी एबल टू सर्वाइव एंड देन ओनली यू वुड बी एबल टू हैव अ बिगर करियर, और फिर आगे जा कर के चीज़ें चेंज होती है। देखो हमेशा चेंज होती है, अभी हो सकता है कि एडटेक का मार्केट एकदम अप हुआ, फिर अब डाउन हो गया, हो सकता है फिर से 4-5 साल बाद अप हो जाए, ठीक है? वो एक बैलेंस आता रहता है। अब ऑफलाइन का क्या था, अच्छा चल रहा था, अब उसमें जैसे बाजीराम एंड रवि का नाम है, मैंने खुद यहाँ से ही पढ़ाई की है, 2015 बैच में आई वाज़ देयर इन बाजीराम एंड आई रिमेंबर कि बाजीराम बहुत पीक पे था, ठीक है? फिर बहुत सारे दूसरे कोचिंग सेंटर्स भी आ गए, तो वो थोड़ा-थोड़ा उन्होंने बाजीराम का मार्केट कैप्चर किया। लेकिन फिर ऑफलाइन बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है? कोविड में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। उसको रिवाइव करने में 2-3 साल लग गए। उस बीच में दूसरे कोचिंग सेंटर्स ने अपना नाम बना लिया। लेकिन फिर घुमा-फिरा के क्या हुआ, फिर वो स्टेबल हो गया। अभी काफ़ी फिर से स्टेबल हो गया, अभी काफ़ी आप देखो ये सारे जो इंडिया के मैंने बेस्ट कोचिंग सेंटर्स का एक लिस्ट ली है, ओवरऑल ये सारे स्टेबल हो गए हैं, ठीक चल रहा है। लेकिन इसमें स्टेबल कौन नहीं हुआ, इसमें स्टेबल नहीं हो रही हैं फैकल्टीज़, इसमें स्टेबल नहीं हो रहे हैं वो स्टाफ, वो मैनेजर्स, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो इसको चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब क्या होगा। और स्पेशली वो टीचर्स जो टॉप पे पहुँच गए हैं, ठीक है? वो एक लेवल पे जब एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो चीज़ें शायद बेटर होंगी, आगे बढ़ेंगी, प्रमोशंस होंगे या शायद कुछ इंक्रीमेंट होगा, वहाँ पर आकर के उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि वो एक बहुत ही अनस्टेबल पोज़ीशन पे आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। और मैंने जैसे कि बताया कि ये सभी लोग नहीं फ़ेल करेंगे इंडस्ट्री में। ये सिर्फ़ जो टॉप 30 टीचर्स हैं इंडिया में, जो टॉप मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ऑफ़लाइन, ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, ये सिर्फ़ वही लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल की प्रॉब्लम्स आपको एक लेवल अचीव करने के बाद आती है। एक गैप आ जाता है कि बस इसके बाद यू विल बी वेरी अनस्टेबल। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखना। हमेशा इसे एक वन एंड ओनली करियर ऑप्शन मत रखना। कुछ ना कुछ ऐसा साइड बाय साइड करो, कुछ ना कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसी रखो, जिससे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट रहो। आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, या तो आपका खुद का कोई चैनल है, या आप यूट्यूब पे हो, या आपकी खुद की कोई कोचिंग है, खुद का कोई सेंटर है, ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, कुछ तो आप चला रहे हो। ठीक है? तो आपको पता है कि आपको अपने किसी भी कोचिंग से कहीं पे भी कोई भी डाउनफॉल नहीं आएगा या कोई भी इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आएगी भी तो भी आपके पास अपने खुद के सारे रिसोर्सेज़ रेडी हैं, बैकअप है। ठीक है? जैसे यूपीएससी स्टूडेंट्स को बताया जाता है ना एस्पिरेंट्स को कि भई एस्पिरेंट्स का ये भी बैकअप प्लान हो सकता है। वैसे ही इस कोचिंग इंडस्ट्री को भी आपको एक बैकअप प्लान के साथ रखना है, वन एंड ओनली सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना है। ठीक है? बाकी वीडियो कैसी लगी, कुछ और अगर आप पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो तो बताओ, और बाकी इसका फिर हम पार्ट 2 लेकर के आएँगे। इफ मुझे डाउट्स आते हैं, क्वेरीज़ आते हैं, क्वेश्चन्स आते हैं आपके कमेंट्स में, तो अगर अच्छा रहा तो हम इसका पार्ट 2 भी लाएँगे और उसमें फिर हम बाकी और भी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।